हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास हमारी मैराथन क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन करे थे कंप्लीट यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में कवर होंगे और आज की मैराथन क्लास रहेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। पेशेंस के साथ वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और कोशिश करिएगा कि 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर कर पाएँ। वैसे क्वेश्चंस का कलेक्शन काफ़ी सारा है और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आज का जो हमने सेट लिया है ये है आपका 2023 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला सेट। ठीक है, साथ ही साथ हम 2024 वाला सेट भी करेंगे क्योंकि जनवरी में एक बार आपका सीटेट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो भी स्टूडेंट्स सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, तो वहाँ से आपको पेड नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कल कर चुके थे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। देखिए, क्वेश्चन बेसिकली पूछा क्या है, एक ऐसी स्थिति आपको बतानी है जिसमें जो कोई बच्चा जो है सिर्फ एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है और जो दूसरों का पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को वो ध्यान में केंद्रित नहीं कर पाता, उस चीज़ को वो क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है, एकदम उसकी उपेक्षा करता है। ठीक है, उसको कुछ समझता ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो आप जानते ही हैं ये क्या होता है, क्योंकि जीन पियाजे ने डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस दिए थे जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। तो वो जो 4 उन्होंने स्टेजेस बताई थी उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ। SPCF वो ट्रिक है, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब आप जानते हैं एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है खुद को ध्यान में रखता है, खुद के पर्सपेक्टिव को देखता है लेकिन सामने वाले को नहीं समझ पाता। तो वो कौन सी स्टेज में होता है, वो तो आपको दिया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। अब इसको क्या कहते हैं आपसे ये पूछा हुआ है, क्या ये आपका कारण परिणाम का विश्लेषण है या केंद्रीयन का विश्लेषण, केंद्रीयन है या विकेंद्रीयन है या फिर पारगमन है? बताइए क्या है। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, जब बच्चा एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीयन कहेंगे। ठीक है, यानी कि सेंट्रेशन का गुण, बच्चा एक ही चीज़ पर फोकस्ड है, एक ही सेंटर पर, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रेशन। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। बस वही आपसे पूछा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक पूछी हुई हैं, एक तो आपकी अर्ली चाइल्डहुड की और दूसरी आपकी मिडिल चाइल्डहुड की। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। अब ऑप्शन आपके सामने है, धीमी होती है या कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, स्थिर है या तार्किक है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब उसका सीक्वेंस कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताना चाहूँगी। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होती है आपकी, जो वृद्धि होती है ना, वो क्या होती है, इधर देखिए, ये होती है स्थिर। सबसे पहले याद रखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड में जो वृद्धि होती है वो स्थिर होती है और जो सोच होती है यानी कि जो थिंकिंग होती है ना, वो कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है। ये जो आपको ये दिख रहा है ये इसका राइट आंसर है, वो कुछ हद तक क्या होती है, आत्मकेंद्रित होती है। जबकि अगर मिडिल चाइल्डहुड की बात करें, मध्य बाल्यावस्था की बात करें, तो जो वृद्धि होती है वो धीमी होती है, स्लो होती है और जो सोच होती है यानी कि थॉट होते हैं वो कैसे होते हैं, तार्किक होते हैं। ठीक है, यानी कि लॉजिकल होते हैं। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, बाकी अदर ऑप्शन पे आपको जाना ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बहुत बार बोला है फ्रेंड्स कि आप ना कैरेक्टरिस्टिक सभी की याद कर लीजिए। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले गर्भावस्था में वो होता है प्रीनेटल पीरियड जिसको हम कहते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करिए। उसके बाद वो शैशवावस्था में आता है, ये सब तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स। फिर वो अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड,
ठीक है। उससे पहले आपका मिडिल चाइल्डहुड, अडल्टहुड, सारी आपको बस एक सीक्वेंस याद रखना है और कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। नोट्स में आपने देखा होगा सारी चीज़ें मैंने क्लियरली मेंशन करी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहला है बुनाई, दूसरा है तैरना, तीसरा है एक कागज़ पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना और चौथा है एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही मैं आपको बता दूं, आज की क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगी, पेशेंस आपको बनाना है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन का यहाँ पर कलेक्शन लिया हुआ है। सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। 2 से 4 क्वेश्चन हर चैप्टर के, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम एंड तक डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाइए और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनते हुए चलिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर पूछा है ग्रॉस मोटर स्किल। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मोटर स्किल 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। क्या होती है? एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल जो कि ये क्वेश्चन में पूछी हुई है, और दूसरी होती है फ्रेंड्स फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल को हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर स्किल को हम कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। लिख लीजिए, सूक्ष्म गतिक कौशल होती है फाइन मोटर स्किल, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब होता है जब किसी भी काम में बच्चे की बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ हो रही होंगी तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है। और जब बच्चे की बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही होंगी किसी काम को करने में तो हम कहेंगे वो क्या है, फाइन मोटर स्किल है। अब देखिए, फाइन मोटर स्किल के अंदर छोटी छोटी मसल से होने वाले काम, जैसे आप कह सकते हैं ड्राइंग करना, लिखना, राइटिंग करना, या फिर एक कागज़ पर आप कुछ गोला बना रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप कढ़ाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब आपका फाइन मोटर स्किल है। क्यों है? क्योंकि इन सब में आपकी बॉडी की जो ये आपके फिंगर्स हैं उनकी छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं उस काम को करने में। लेकिन अगर हम ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे आप कह सकते हैं तैरना, स्विमिंग करना, या फिर जब कोई इंसान दौड़ रहा है, आप क्रिकेट देखते होंगे, वहाँ पर जो बॉलर होता है दौड़ के आता है पहले, उसके बाद हाथ से गेंद को थ्रो करता है ना, ये आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, जब वो रनिंग करता है, दौड़ता है, तो उसके लेग्स की बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं, और जब वो बॉल को फेंक रहा है तो उसकी आर्म्स की बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं, और जब गेंद को उसने फाइनली छोड़ा, फेंका, तो क्या होता है, उसके फिंगर की मसल भी यूज़ हो रही हैं। मतलब उस कंडीशन में उसकी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं। तो जब बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं किसी काम को करने में तो हम कहते हैं वहाँ पर क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और अब इस क्वेश्चन का आंसर खुद से आप कर लेंगे। देखिए, बुनाई की अगर हम बात करें, नीटिंग की बात करें, तो नीटिंग क्या है, फाइन मोटर स्किल का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि हाथ से जब आप बुनाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, तो फिंगर की छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं। वहीं अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें, यहाँ पर एक कागज़ में आप क्या कर रहे हैं, वृत्त यानी कि सर्कल बना रहे हैं, वहाँ भी तो आपकी फिंगर की छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं, ये भी आपका फाइन मोटर स्किल का पार्ट है। लास्ट ऑप्शन देखिए, एक कागज़ पर एक बड़े आयत को आप काट रहे हैं, उसमें भी वही हो रहा है, फिंगर की छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं, ये भी आपका क्या है, पार्ट ऑफ फाइन मोटर स्किल। अब बचा हमारा सेकंड ऑप्शन, स्विमिंग, तैरना। जब कोई इंसान तैरता है तो उसकी लेग्स की मसल भी यूज़ होती हैं, आर्म्स की मसल्स भी यूज़ होती हैं, मतलब कि बॉडी की सारी बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं। दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, आपका ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है। अब तैरना की जगह दौड़ना भी लिख कर आ सकता है, वो भी आपका ग्रॉस में ही आएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप डिटेल में समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास की बात हो रही है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। बताइए। पहला है इंटीग्रेशन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड डिफरेंशिएशन, सिंपल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कि एकीकरण सरल से जटिल और विभेदीकरण जटिल से सरल। दूसरा है शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, यानी कि सिफेलोकॉर्डल टॉप डाउन एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल इनर टू आउटर। थर्ड है आपका समीपस्थ अवरोही एंड शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल टॉप डाउन और सिफेलोकॉर्डल इनर टू आउटर। उसके बाद है विभेदीकरण सरल से जटिल और एकीकरण
जटिल से सरल, डिफरेंशिएशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब ये क्या है, किस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें, जो आपका शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, आपके शरीर की वृद्धि और विकास की बात हो रही है, ठीक है। तो ये विकास के कौन कौन से सिद्धांत का पालन करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन 2। कैसे होगा, देखिए फिजिकल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले वो सिफेलोकॉर्डल का क्या करती है, प्रिंसिपल को फॉलो करती है। कैसे, सिफेलोकॉर्डल मतलब होता है फ्रेंड्स, जब बच्चे का जो विकास है सिर से पैर की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। और एक दूसरा तरीके का डेवलपमेंट होता है जब बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रही हैं। बस डेवलपमेंट के ये इंपॉर्टेंट 2 ही प्रिंसिपल हैं। इसी तरीके से बच्चे का विकास होता है। इन दोनों वर्ड्स को ना आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत बार अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब से आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चे का जो विकास होता है, एक तो होता है मैंने कहा सर से पैर की तरफ, जिसे हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल, और इसको हम टॉप डाउन भी कहते हैं। टॉप डाउन इसलिए क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरा होता है सेंटर से बाहर की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब क्योंकि ये केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है तो इसीलिए इसको हम इनर टू आउटर भी कह देते हैं, मतलब अंदर से बाहर की तरफ विकास, यही होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। अब ये तो सिंपल है कि सिर से पैर की तरफ जब बच्चे का विकास होगा, ठीक है, जिसे हम हेड टू टो भी कह सकते हैं। अब केंद्र से बाहर की तरफ मतलब क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी या सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले बच्चे की बॉडी का सेंटर वाला हिस्सा डेवलप होता है, सेंटर पार्ट। जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, आपका हार्ट है, पहले ये डेवलप होगा और उसके बाद जाकर आपके बॉडी के बाहरी ऑर्गन डेवलप होते हैं। लाइक आपका हैंड है, आपकी फिंगर्स हैं, ये बाद में डेवलप होती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि जो हमारा विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है। सिंपल याद रखना है, ठीक है। एक हो गया सिर से पैर की तरफ, जिसे हम सिफेलोकॉर्डल टॉप डाउन कहेंगे, और दूसरा हमारा केंद्र से बाहर की तरफ, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल या फिर इनर टू आउटर कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी ये जो अदर यहाँ पर दिए हुए हैं ना, ये कोई भी आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। सीक्वेंस यही होगा, पहले सिर से पैर की तरफ और उसके बाद केंद्र से बाहर की तरफ विकास। और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हिंदी में सिफेलोकॉर्डल को शीर्षगामी और प्रॉक्सिमोडिस्टल को समीपस्थ विकास कहते हैं। ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। आपको याद होगा, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार बोला है कि इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में हावर्ड गार्डनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनसे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन बन गया है। तो जितने भी आज तक आपके एग्जाम हुए हैं ना, गार्डनर से एक ना एक क्वेश्चन आपका बना ही है। आपको याद रखना है, गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसमें से 2 प्रकार की बुद्धि के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और आपको छांटना है इनमें से कौन सी 2 बुद्धि यहाँ पर फिल होंगी, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज़ डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्प्टर हैज़ मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम फिलोसोफर की बात करेंगे, यानी कि दर्शन शास्त्री की बात करेंगे कि एक जो दर्शन शास्त्री होता है ना, उसके अंदर कौन सी जो बुद्धि है वो अच्छी होती है, बेस्ट होती है। तो देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है, इंट्रापर्सनल की हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि फिलोसोफर के अंदर यही वाली बुद्धि अच्छी होती है। जो दर्शन शास्त्री होते हैं ना, फिलोसोफर होते हैं, वो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स। और जो व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से जानता है, खुद के इमोशन को कंट्रोल करना जानता है, खुद के भावों को वो कंट्रोल करना जानता है, तो हम कहते हैं उसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है एक इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानता है, किसी दूसरे व्यक्ति के इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, उसको समझता है, तो हम कहते हैं उसके अंदर है इंटरपर्सनल स्किल। बस इतना है, इंट्रा और इंटर, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है।
तो दर्शन शास्त्री क्या होते हैं, खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं और खुद के इमोशंस को कंट्रोल भी कर पाते हैं। तो उनके अंदर जो इंटेलिजेंस है ना फ्रेंड्स, वो इंट्रापर्सनल होगी। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार आप जानते ही हैं, अगर उनको आप कोई स्पेस दिखा दोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो पता लगा लेंगे कि मैं यहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। तो स्पेस को देखकर वो जो है समझ जाते हैं कि किस तरीके से हम कोई चीज़ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उनके अंदर कौन सी होगी, स्पेशल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, यानी कि स्पेस को देखकर वो किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें समझ भी आ जाता है। ठीक है, तो वो उनमें क्या होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि दिक स्थान बुद्धि जो है बहुत अच्छी होती है। तो बस यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा है ना कि दर्शन शास्त्री के पास, तो हम कहेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और मूर्तिकार के पास स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फेल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, किस चीज़ पर बल देता है, ये आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, दूसरा है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, तीसरा ऑप्शन है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, और चौथा है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। पूछा हुआ है एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस चीज़ पर बल देती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, द रोल ऑफ reinforcement इन लर्निंग, importance ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो अनुभवात्मक अधिगम होता है ना, ये बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये जो क्रिटिकल वर्ड आप देख रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव है फ्रेंड्स। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हो गया, ये हमेशा आपके सही होते हैं, क्योंकि ये जो अनुभवात्मक अधिगम है ना, ये इस चीज़ पर बल देता है कि जैसे बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसका क्या कर पाए, आलोचना कर पाए, मतलब उसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उसको समझ पाए, मतलब उसका एनालिसिस कर पाए, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बाकी शिक्षक कैसे बच्चों को नियंत्रण में रख रहा है, इस चीज़ पर नहीं दिया जाता, ये खुद ही एक नेगेटिव चीज़ है। पुनर्बलन की भूमिका पर नहीं, और ये प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देख रहा है, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो आपका अधिगम होता है, लर्निंग होता है ना, ये क्या है, आपका एक प्रक्रिया होती है। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये वैसे ही बाहर हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। आप बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस बेस्ट रहेगा, ये पूछा हुआ है। पहला है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो देखिए, कभी भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को आप डिस्करेज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट थिंकिंग मतलब होता है, जैसे बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप बच्चे से ये कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, हम इसका आंसर नहीं देंगे। एज अ टीचर अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद सोचिए, नेक्स्ट टाइम से बच्चा आपसे कुछ पूछ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है, आप मना कर दे रहे हैं, है ना। तो हमेशा स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देना है, इनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया हमारा बाहर, यानी कि एलिमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। मतलब आप बच्चों से कह रहे हैं कि जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ रही हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिए, मतलब उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान ही मत दीजिए। कितनी गलत बात है। अगर आप ऐसा ही कहने वाले हैं बच्चों को, तो आप टीचर किस लिए बने हैं? टीचर का काम होता है ना कि जो भी डिफ़िकल्टी आए, जो भी प्रॉब्लम आए बच्चों को, उसका वो सॉल्यूशन निकाल पाएँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं टीचर की उस प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर दो, यानी कि उस चीज़ के बारे में आप सोचो ही मत। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा सही नहीं होगा, तो ये भी हमारा बाहर हो गया। नेक्स्ट है, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना,
प्रोवाइडिंग देम विद रेडीमेड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। और फोर्थ है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज़ टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गैसेस। देखिए, कभी भी अगर आप डायरेक्टली उन्हें समाधान दे रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड। गुड क्या होता है, अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि अगर हम बच्चों को डायरेक्टली आंसर ना बताएं तो क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, एज अ टीचर आपको क्या करना है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि उस समस्या का समाधान वो खुद से निकालें। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है और उनको हेल्प करनी है, ना कि पूरा का पूरा समाधान उनके सामने रख देना है। समाधान बच्चे खुद निकालेंगे, बस आपको क्या करना है, उनको हेल्प देनी है। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, बच्चों को आप अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि बच्चे क्या कर सकें, ब्रेनस्टॉर्म करें, सोच सकें अपनी बुद्धि से, और इंट्यूटिव गैस कर सकें कि इस चीज़ का आंसर, इस चीज़ का समाधान ये हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक्टिव है और बच्चे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। और आपको ध्यान होगा, मैंने आपको हमेशा बताया है टैग वर्ड वाली वीडियोज़ में भी, कि अपॉर्चुनिटी जो है आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो ऐसे ऑप्शन हमारे हमेशा सही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी टैग वर्ड वाली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो आपने बहुत लेट किया है, अभी भी देख लीजिए, एग्ज़ाम होने में टाइम है। लास्ट टाइम पर ये टैग वर्ड ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स मैं करवा चुकी हूँ आपको। आपको इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे सब्जेक्ट के 1 बाय 1 आप टैग वर्ड्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी क्वेश्चन है आपका अजर्सन और रीज़न वाला, अभिकथन और कारण वाला। ठीक है, 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स ये, रिसेंटली, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही बार हुआ था एग्ज़ाम, जनवरी 2024 में, और अब आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो जो रिसेंटली आपके 3-4 साल के पेपर हुए हैं ना, वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं फ्रेंड्स, ये मस्ट है, इनको स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। इसीलिए मैं आपको हर एक प्रीवियस ईयर को डिटेल में समझाती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभिकथन दिया है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कितना अच्छा पॉजिटिव है ये सेंटेंस, आप देख पा रहे होंगे। टीचर कह रहे हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पर, एक ऐसा मीनिंगफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पर बच्चे क्या करें, एक्टिव पार्टिसिपेट करें और उनका इंगेजमेंट हो, वहाँ पर हर चीज़ को लेकर उनकी भागीदारी हो। ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है आपने जब आप टीचर बनेंगे, जहाँ पर बच्चे सक्रिय हों, एक्टिव हों और उनके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हों वो आपसे इजीली पूछ पाएँ बिना डर के। बच्चों के मन में कभी भी डर पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे अभिकथन तो सही है। कारण दिया है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और ऑल चिल्ड्रंस आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। हर बच्चा क्या होता है, सीखने के केपेबल होता है, सक्षम होता है चीज़ों को सीखने के लिए, और साथ ही साथ क्या होता है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित भी होता है, मोटिवेट भी होता है कि इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो कारण भी सही है और अभिकथन भी हमारा सही है, तो इसीलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये कह रहा है ए और आर गलत है, नहीं है, ये सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है ना। आपने देखा ये कारण है, ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है बच्चे अंदर से प्रेरित होते हैं और हर चीज़ को सीखने में केपेबल भी होते हैं, और इसीलिए टीचर को क्या करना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल सके और बच्चे जो हैं सक्रिय रूप से सीख सकें। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के दौरान क्या योगदान नहीं देता है, बताइए। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ये तो देता है। कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण, ये भी देता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यानी कि वैचारिकता, कहने का मतलब है जो भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें। ये कह रहा है डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, गैर प्रासंगिकरण, ये यहाँ पर जो है अधिगम के दौरान हेल्प नहीं करता है, इसीलिए ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है आपको बताना है। पहला है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। दूसरा है क्रिया की परिभाषा क्या है। तीसरा है आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। चौथा है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बनती है। अब देखिए, आप ऐसे ही कनेक्ट कर जाएंगे इसको, समझ और सोच। विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता कहाँ पर लग रही है? इसी में तो लग रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी सोच कैसे बदलती है उपयोग के बारे में, ये चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, अब पहले ऑप्शन में कह रहा है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। अब इसका तो सीधे सीधे वो आंसर दे देंगे ना, इसकी भी परिभाषा डायरेक्टली दे देंगे और इसमें भी वो वर्तमान काल में बदल के बता देंगे। लेकिन यहाँ पर उनको सोचना पड़ेगा और अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। दूसरा है परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तीसरा है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। चौथा है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त मेरा ध्यान भटका रहा था। बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब कोई बच्चा फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, तो उसके लिए आंतरिक आरोपण का एक कारण क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन देखना है। क्या पूछा है, इंटरनल एट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। इंटरनल एट्रीब्यूशन मतलब वो होता है फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ें होंगी बच्चे के मन के अंदर से हो रही होंगी, मतलब वो बाहर किसी और को दोष नहीं देगा। अब इसमें वो शिक्षक को दोष दे रहा है, इसमें भी वो शिक्षक को दोष दे रहा है कि शिक्षक ने पक्षपात किया, इसमें भी वो अपने दोस्तों को दोष दे रहा है, तो ये तो आपके सही होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, आंतरिक आरोपण, इंटरनल एट्रीब्यूशन, और इसका राइट आंसर होगा वो वाला जिसमें वो खुद को कह रहा होगा कि मैंने मन से पढ़ाई नहीं करी है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं करी थी। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो वो टीचर को ब्लेम कर रहा है। ये भी नहीं होगा, यहाँ भी टीचर को ब्लेम कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, जेंडर बायसनेस कर रहे हैं। और ये वाला भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका अजर्सन और रीज़न से आ रहा है। देखिए अजर्सन रीज़न वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कुछ सालों पहले के उठाकर देखें ना, कि 5 साल 6 साल पहले, तब ये अजर्सन रीज़न वाले क्वेश्चन आते ही नहीं थे, एक भी नहीं आते थे, बनाते ही नहीं थे सीबीएसई वाले। लेकिन जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है ना, तब से आपके अजर्सन रीज़न वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको आपने ध्यान से सुनना है और समझना भी है। तो देखिए अजर्सन है, अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, कारण इसका क्या है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये सीधा सीधा क्या है, जेंडर बायसनेस को शो करता है। इसमें क्या कह रहा है, आप अभिकथन यानी कि अजर्सन में ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है, एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज वाइल बॉयज़ प्रेफर टू प्ले विद कार। लड़कियों के लिए क्या है कि खेलने के लिए क्या लाई जाती हैं, डॉल। लड़कियां किसको चूज़ करती हैं, डॉल को चूज़ करती हैं, गुड़िया को चूज़ करती हैं। ठीक है, एज अ टॉय। और जो बॉयज़ हैं वो किसको चूज़ करते हैं, वो चूज़ करते हैं कार को लेना। अब लड़कियां भी खेल रही हैं, लड़के भी खेल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस देखिए, लड़कियां टॉयज़ के रूप में अपने लिए डॉल को चुनती हैं और बॉयज़ जो हैं टॉयज़ के रूप में अपने लिए कार चुनते हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये आपका कल्चर ही तो शो कर रहा है। हर जगह की एक कल्चर होती है,
कल्चर क्या करता है, बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग ढाल देता है। और इंडिया में मोस्टली यही चीज़ें होती हैं, मोस्टली की मैं बात कर रही हूँ, हर जगह नहीं, लेकिन मोस्टली ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ें तो आपने अपने आसपास, अपने घर में, अपने नेबर्स में, अपने स्कूल में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह नोटिस भी करी होगी, जो कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो यहाँ पर ये हो रहा है ना, जेंडर बायसनेस है। अब इसका ये रीज़न जो है बच्चे नहीं होते हैं, रीज़न होते हैं हमारी संस्कृति। संस्कृति के अकॉर्डिंग घर वाले रिएक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसी घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी वैसे ही बनते हैं। सीधी सी चीज़ है ना। उनको भी यही लगता है कि जो डॉल है लड़कियों के लिए हैं, ये जो कार, बाइक, एरोप्लेन है, ये सब लड़कों के लिए बने हैं। तो इसीलिए यहीं से डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है। हम कहते हैं ना कि टीचर जेंडर बायसनेस कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग टीचर नहीं करते हैं, बल्कि जेंडर बायसनेस बच्चे की फैमिली से स्टार्ट हो जाता है। रियलिटी यही है। और ये आपने देखा भी होगा, और सीटेट में क्वेश्चन भी बना हुआ है कि जो लिंग पक्षपात वाली चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, ये स्टार्ट हो जाती हैं फैमिली से। फैमिली में ही आपने देखा होगा, एक ही घर में सेम एज के दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की को कहा जाता है तुम घर के काम करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन वॉश करो, ये सारे काम, और लड़के को कोई भी काम नहीं दिया जाता। तो वो लड़की देखती है कि भैया तो आराम से सो रहा है, लेकिन मुझसे क्यों काम करवाया जा रहा है। तो ये चीज़ें ना बचपन से ही बच्चों के दिमाग में आ जाती हैं, इसीलिए ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में इसलिए समझाया फ्रेंड्स, क्योंकि जेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके 2 क्वेश्चन तो हमेशा सीटेट में बनते हैं, और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जी हाँ, ये दोनों ही अपने आप में सही हैं और ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लेव वाइगोत्स्की आ गया ना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अब आपके दिमाग में वो ट्रिक जो है क्लिक कर गई होगी। लेव वाइगोत्स्की किस चीज़ को महत्व देते हैं, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एज पर लेव वाइगोत्स्की डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ अमंग चिल्ड्रन। बताइए क्या चीज़ बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा है। ये कह रहा है मूर्त पुरस्कार, ये कह रहा है सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो सीधे से आप इसका आंसर क्या कर देंगे, पीयर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोग। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इसी को हम सहयोगात्मक अधिगम भी कहते हैं, और पीयर कोलैबोरेशन भी इसी को कहा जाता है, जब सेम एज के बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं किसी भी काम में, और मोस्टली एजुकेशन में। जैसे एजुकेशन में कैसे होगी, देखिए एक ही क्लास में सेम एज के 2 बच्चे हैं, सपोज़ करिए एक बच्चा है जिसका मैथ सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहीं दूसरा बच्चा है जिसका हिंदी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जिस बच्चे का हिंदी अच्छा है वो इस बच्चे को हिंदी पढ़ा देगा, जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा है वो इस बच्चे को मैथ्स पढ़ा देगा। इस तरीके से इसी को हम कहते हैं पीयर कोलैबोरेशन, या फिर इसको हम पीयर लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सहकर्मी सहयोग इसी को कहा जाता है। तो इसी तरीके से लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इससे अदर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, लेव वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो 3 चीज़ें हैं फ्रेंड्स आपकी एस, सी और एल। एस मतलब होता है सोसाइटी, सी मतलब होता है कल्चर, एल मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा कौन महत्व देते हैं, तो आप कहेंगे इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं लेव वाइगोत्स्की। और इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप कंटिन्यूसली हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा भी होगा, और जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मुझे याद आई फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिलते हैं और मैं सभी के कमेंट्स रीड भी करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये पढ़कर। कल परसों जो हमने एक मैराथन क्लास करी थी, वो क्लास हमने लगभग 1 घंटे की करी थी, तो उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे। एक स्टूडेंट का कमेंट ये आया था कि हमें आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उसमें बता देती हैं,
ताकि अदर क्वेश्चन में भी वो हमको हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको भी मेरी क्लासेस पसंद आती हैं। और देखिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पसंद आती हैं, समझ में नहीं आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, मैं आपको सही पढ़ा रही हूँ या फिर मैं अच्छे से समझा रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिनको नहीं समझ में आता है, मेथड अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आता है और क्या आपको टीचिंग मेथड मेरी समझ में नहीं आती है, या फिर मतलब आप एक्सप्लेन करके बताया कीजिए कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और देखिए अगर आप चाहें ना तो टेलीग्राम पर कोई भी क्वेश्चन भेजकर पूछ भी सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। और ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ करी भी, आप लोग जानते होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया हुआ है उन्हें अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है ना क्वेश्चन से रिलेटेड सीटेट के, तो मैं हमेशा उनको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, देखिए लेव वाइगोत्स्की से एक और क्वेश्चन आ गया। ये ना इनर स्पीच की भी बात करते हैं। अब ये इनर स्पीच क्या होता है अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। चलिए पहले इसके ऑप्शन देखिए कि ये जो आंतरिक वाक है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, या विकासात्मक देरी का संकेत है, या फिर बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बताइए लेव वाइगोत्स्की आंतरिक वाक यानी कि इनर स्पीच के बारे में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये जो आंतरिक वाक है, इनर स्पीच है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको पॉजिटिव वे पे वो लेते हैं। अब आंतरिक वाक होता क्या है ना, देखिए जब आप पढ़ाई करते हैं, आप जब अकेले बैठे होते हैं शांत किसी रूम में, तो आप खुद से बातचीत करते होंगे। जैसे आपने जीन पियाजे का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोहलबर्ग की थ्योरी। तो कोहलबर्ग की थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आप एक बार नज़र मारते हैं ना कि जीन पियाजे की थ्योरी मेरी कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर ये था, ओके अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलती हूँ या चलता हूँ। इस तरीके से जब आप खुद से बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं इनर स्पीच अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, ध्यान रखेंगे। और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि ये बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, और ऐसा करके बच्चे खुद को एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा देते हैं, ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये सही कहते हैं या फिर नहीं कहते हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे ना तो मैं बोलूँगी ये बिल्कुल सही कहते हैं फ्रेंड्स। चाहे आप हों, चाहे हम हों, या फिर कोई भी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट जब भी वो स्टडी करता है या करती हैं तो अपने रिवीजन के टाइम पर खुद से तो हम बातचीत करते ही हैं, तो उसी को हम कहते हैं इनर स्पीच, ठीक है। तो इसको लेव वाइगोत्स्की पॉजिटिव वे पे लेते हैं और ये कहते हैं कि इट इज़ अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का क्या है, ये एक तरीका है, ठीक है। अब ये कह रहा है विकासात्मक देरी होती है, या संज्ञानात्मक बच्चा अपरिपक्व है इसलिए कर रहा है, या फिर ये एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है। ये सब कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है आपका, ये खुद को एक डायरेक्शन देने का काम करता है और ये हमारी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता कैसी होगी, बताइए। वो एक बटन से कह रही है, मतलब एक निर्जीव चीज़ से कह रही है कि ये अभी तक जिंदा है, उसको सजीव बता रही है। तो ये क्या है, आपको अब याद आ गया होगा। जैसे ही मैंने बोला कि वो एक निर्जीव चीज़ को सजीव समझ रही है और सजीव समझकर वो बोल रही है कि ये बटन क्या है, अभी ज़िंदा है। अब ये जो जिंदा वर्ड है ना, जो अलाइव है, इसको तो हम ये कह सकते हैं कि सजीव चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो लिविंग थिंग होती हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी ऐसे वर्ड यूज़ कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो निर्जीव चीज़ को भी सजीव मान रही है, ठीक है। और जब बच्चा निर्जीव चीज़ को सजीव मानता है तो हम कहते हैं वो क्या कर रहा है, एनिमिस्टिक थिंकिंग कर रहा है, यानी कि जीववादी चिंतन कर रहा है। जीववाद का मतलब ही ये होता है कि जब बच्चा निर्जीव चीज़ को सजीव मानने लगता है तो हम कहते हैं बच्चे के अंदर जीववाद का गुण है। याद रखिएगा, बहुत बार अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देते हुए आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीववादी चिंतन क्या होता है, जब बच्चा निर्जीव चीज़ को भी सजीव मानकर सोचता है तो हम कहते हैं उसे एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी कि जीववादी सिद्धांत। इसका एक और एग्जाम्पल एक बार आपसे पहले पूछा हुआ था
क्वेश्चन यही था, आंसर यही था, आंसर यही था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके क्या पूछा था, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये पूछा था कि एक छोटा बच्चा है, जब वो किसी चारपाई से टकराता है तो वो रोने लगता है क्योंकि उससे चोट लग जाती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं कि इसको चारपाई से चोट लगी इसलिए ये रो रहा है, तो पेरेंट्स आते हैं और बच्चे के सामने चारपाई को एक ऐसे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं अपने बच्चे को कि देखो इसने तुमको मारा था तो मैंने भी इसको मार दिया, अब इसको भी पेन हो रहा होगा। तो ऐसा कहते ही बच्चा चुप हो जाता है। ये चीज़ आपने नोटिस भी करी होगी। चुप क्यों होता है? वो इसलिए चुप होता है क्योंकि बच्चे को लगता है जैसे मुझे अगर चोट लग रही है तो मुझे पेन हो रहा है, सेम वैसे ही अगर इस चारपाई को चोट लग रही है तो इसको भी पेन हो रहा होगा। मतलब निर्जीव चीज़ को उसने सजीव मान लिया। तो यही होता है आपका क्या, जीववाद का सिद्धांत, यानी कि एनिमिज्म थ्योरी, इसी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे ये वाला टॉपिक भी। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अदर ऑप्शन देखिए, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, पारगमनात्मक तर्क, सेंट्रेशन, केंद्रीयन, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, ये सब आपके जीववाद के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक और क्वेश्चन, हाँ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन याद आया। ये जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग है ना, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, ये कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर पैदा होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? अभी मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट की इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, जिसमें से हमारी 4th स्टेज कौन सी होती है? SPCF मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना। तो ये जो F है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे के अंदर परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन पैदा होता है, यानी कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इसी स्टेज में बच्चे के अंदर आती है, ये लास्ट वाली स्टेज में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, इसलिए ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? स्वलीनता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, मैं आपको ये टॉपिक करवा चुकी हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखेंगे। पहला है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, यानी कि सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट। दूसरा है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, एडवांस्ड सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी। एंड थर्ड ऑप्शन है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिक्योरिंग बिहेवियर। एंड लास्ट है संवाद कौशलों का उच्च स्तर, हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बताइए ऑटिज्म के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए फ्रेंड्स, ये जो ऑटिज्म होता है, स्वलीनता होती है, ये क्या है? एक अधिगम विकार है। अधिगम विकार मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, जहाँ पर बच्चे को अधिगम में किसी चीज़ को सीखने में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें एक स्वलीनता भी उसके अंदर क्या है? एक डिसऑर्डर है, यानी कि एक विकार है। ठीक है, अब इस स्वलीनता विकार में क्या होता है? स्वलीनता विकार में जो बच्चा होता है ना, देखिए बार बार किसी चीज़ को दोहराता है और आवर्ती व्यवहार करता है, ये इसी स्टेज में होता है स्वलीनता, जिसको हम ऑटिज्म कह रहे हैं। क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी एक्टिविटी को बार बार दोहराता है, आवर्ती व्यवहार करता है, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। ठीक है, वो लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता, वो अकेले बैठकर बार बार चीज़ों को दोहराता है और आवर्ती व्यवहार करता है। इसी को हम कहते हैं ऑटिज्म, यानी कि स्वलीनता। इससे अदर भी बहुत सारे आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको सारी करवाई हुई हैं। जैसे आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही आपका डिसग्राफिया होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आपका डिसकैलकुलिया होता है जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही आपका अफेजिया होता है जब बच्चे को भाषा संबंधी प्रॉब्लम आती है, मतलब या तो वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, या फिर अगर आप उसको कुछ समझा रहे हैं तो वो उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके अधिगम विकार हैं, अमनेशिया है, सोलालोक है। ठीक है, इन सबको आप देख लीजिएगा, मैंने एक सिंगल वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपके करवाए हैं। और फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ सोची है कि कल से हम थ्योरी वाली मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं CDP के लिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि एक ऐसी वीडियो लेकर आओ जिसमें आप थ्योरी वाला मैराथन करवा दो। तो मैं ज़रूर करवाऊंगी फ्रेंड्स। कल की वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स भी मैं देख रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि RT 2009 हो गया, NCF हो गया, आपका निपुण भारत हो गया, बहुत सारे ये टेक्निकल टर्म्स हैं।
तो क्या इन सबको मैं एक ही वीडियो में करवा दूँ? तो आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि येस, इनको एक ही वीडियो में करवा दीजिए। तो कल वो वीडियो आएगी, थोड़ा सा लॉन्ग रहेगी, आपको बस पेशेंस बनाते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है फ्रेंड्स, एंड आई होप कि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक है, क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें अजर्सन रीजनिंग वाले 3 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। नोटिस करिएगा फ्रेंड्स हमेशा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किन पर आपको फोकस करना है। तो अजर्सन रीजन वाले बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करके जानी है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अजर्सन दिया है, अभिकथन दिया है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशंस एंड डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण इसका क्या दिया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। कितनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ लिखी है। देखिए अभिकथन तो है ही है पॉजिटिव, और ये जो कारण आप देख रहे हैं ये और भी ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिए आपने देखा होगा जब भी आपके स्कूल में कभी कोई कंपटीशन होता है ना, जैसे डिबेट कंपटीशन है, कोई ग्रुप एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है समालोचना करना सीख पाता है। समालोचना मतलब होता है आप क्रिटिकली चीज़ों को सोच पाते हैं, सीख पाते हैं कि इसका क्या प्लस पॉइंट है, इसका क्या माइनस पॉइंट है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा। आपके दिमाग से खुद ही वो चीज़ें निकलने लगती हैं कि इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब स्कूल में कोई एक्टिविटी वगैरह होती है ना, सभी बच्चे आंसर कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग से भी ये चीज़ें निकलती हैं उसके बाद। इसीलिए तो ये कह रहा है कि बच्चा जो है यहाँ पर समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध भी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, और ये बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है इसकी, ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर में देखिए ए और आर दोनों गलत हैं, कह रहे हैं नहीं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव हैं दोनों। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। अधिगम का लक्ष्य आपसे पूछा हुआ है। क्या तथ्यों को रटना हमारा लक्ष्य होता है? कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी तथ्यों को रटना हमारा लक्ष्य नहीं होता है। यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश वाला भी देखते हुए चलेंगे। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट होना चाहिए। मतलब जो भी तथ्य हैं उनको समझना है, ना कि रटना है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, बिकम एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल। देखिए रोट रिहर्सल कितनी नेगेटिव चीज़ है। यंत्रवत याद करना कभी भी सही नहीं होता, इसकी जगह होना चाहिए कि समझना। ठीक है, बच्चे जो हैं कॉन्सेप्ट को समझने चाहिए, ना कि वो याद करेंगे, रटेंगे, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, देखिए कंपटीशन नहीं करना बच्चों के साथ कभी भी। कंपटीशन में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आ गया, कोई बच्चा थर्ड आ गया, तो दोनों के बीच में जब बातचीत होती है तो ये कहेगा कि देखो मैं तो फर्स्ट आ गया, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। इस तरीके से कंपटीशन होने से कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, बल्कि बच्चों के बीच में लड़ाई हो सकती है, एक दूसरे के प्रति हीन भावना पैदा हो जाती है। तो इसीलिए कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा आपको जहाँ भी दिखे, ऐसे ऑप्शन को आप कट कर देना फ्रेंड्स। ऐसे ऑप्शन आपके सही नहीं होते हैं, और वो ये आपने टैग वर्ड में भी देख ही लिया होगा। टैग वर्ड में मैंने आपको ये सब बताया हुआ है। लास्ट आता है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ये कितना पॉजिटिव है आप समझ ही पा रहे होंगे। समालोचनात्मक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और अब आपको याद रखना है कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ये एकदम पॉजिटिव होती है। इससे बच्चा ये समझ पाता है कि किसी चीज़ के क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, अपना दिमाग यूज़ कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, किस तरीके से वो किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, ये आपसे पूछा है। पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, दूसरा है अमूर्त से मूर्त की ओर, तीसरा है जटिल से सरल, चौथा है तर्क संगत से अनुभवजन्य। यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, या फिर रेशनल टू एम्पिरिकल।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तो आप सभी सही कर पा रहे होंगे, जनरल टू स्पेसिफिक। जब भी आप बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं, कोई अवधारणा पढ़ाना चाहते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर आपने पढ़ाना है। मतलब पहले जनरल चीज़ें आपको बतानी है जो कि सामान्य होती हैं, और उसके बाद जाकर स्पेसिफिक चीज़ें बतानी हैं जो कि विशिष्ट होती हैं, ठीक है। बाकी ये ऐसे नहीं होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की जगह कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए था, यानी कि मूर्त से अमूर्त होना चाहिए था। और ये भी आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, सरल से जटिल, लेकिन यहाँ लिख दिया जटिल से सरल। सेम ऐसे ही यहाँ भी उल्टा लिखा हुआ है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखा ही नहीं जाना चाहिए, या फिर इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। बताइए आप क्या मानते हैं, ये जो सीखने की शैलियाँ होती हैं, लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, क्या ये इम्पॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहले आपको समझना है कि यस, ये क्या होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। सीखने की जो शैलियाँ होती हैं, जैसे अभी मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको इतना डिटेल में समझाए, अब आप किसी और यूट्यूब चैनल पर जाकर देख रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसे डिटेल में नहीं समझाया जा रहा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बता दिया जा रहा है कि इसका आंसर ये है, ये है, ये है। अब आप खुद सोचिए, ये जो आपकी शैली है, स्टाइल है पढ़ाने का, या तो यहाँ का आप कंपेयर कीजिए किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से, आपको खुद समझ आएगा कि यस, जो लर्निंग स्टाइल्स होती हैं ये इम्पैक्ट तो डालती हैं। अगर आप अच्छी जगह से सीखेंगे तो आप अच्छा सीखेंगे, है ना। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाते हुए कोई वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से आप सिर्फ चीज़ों को रटेंगे, ना कि समझेंगे। ये चीज़ तो आप भी जानते हैं। सेम ऐसे ही आपका टीचिंग में होता है। यहाँ पर देखिए, लर्निंग स्टाइल्स जो अधिगम की शैलियों में विविधता होती है, ये क्या होती हैं, इनको महत्व देना चाहिए, ठीक है, और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में इनको देखना चाहिए। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, ये जो विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधताएं होती हैं, इनको हमेशा महत्व देना है। बस आपको याद रखना है, ये पॉजिटिव होती हैं, ये नेगेटिव नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि उसको इग्नोर करना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए, जी नहीं। ये कह रहा है ध्यान में ही नहीं रखना चाहिए, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। और ये कह रहा है कि ये सीखने में आपका एक बैरियर क्रिएट कर देता है, यानी कि ये बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक करवाने वाली हूँ, जिससे कि आपके हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और आप लोगों की डिमांड थी कि ये जो हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, इसी में आप इस टॉपिक को ऐड ऑन करके हमें समझा दीजिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पूछा भी हुआ था, आप लोगों ने देखा था, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो देखिए, ये क्या है फ्रेंड्स, आपकी अधिगम अक्षमताएं होती हैं, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। और जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनके पास तो ये होगा ही, आप लोग बस मैच करते हुए चलिए और इसको समझते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अधिगम अक्षमताएं, जिसको हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, आप ये मानकर चलिए 1 से 2 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म है। और ये सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, बल्कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी आपकी, तो मैंने सोचा ये टॉपिक मैं आपको इसी में ऐड ऑन करके समझा दूँ। क्योंकि देखिए, मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँ, वीडियो एक ही होगी, लॉन्ग होगी, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो होगी, ठीक है। तो देखिए, अधिगम अक्षमताएं में सबसे पहली अक्षमता आती है डिसलेक्सिया। अधिगम अक्षमताएं होती क्या है, पहले इसको समझते हैं। जब बच्चे को किसी भी चीज़ को लर्न करने में, यानी कि सीखने में प्रॉब्लम आती है, तो हम कहते हैं बच्चे में क्या है, अधिगम की अक्षमताएं हैं, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। अब इसमें से आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ठीक की जा सकती हैं, या फिर ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ डिसेबिलिटीज़ तो ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम एज इट इज़ वैसे ही रहती हैं, लेकिन कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उन्हें कम किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी है आपकी डिसलेक्सिया। क्या है, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं बच्चे को डिसलेक्सिया नाम का लर्निंग डिसऑर्डर है या लर्निंग डिसेबिलिटी है।
क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सा डिसेबिलिटी है, तो आप कहेंगे डिसलेक्सिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं बच्चे को क्या है, डिसग्राफिया है। लिखने में कैसे प्रॉब्लम होती है, देखिए सपोज करिए आप टीचर हैं और आपने ब्लैक बोर्ड में लिखा SAW सॉ, और बच्चा उसको अपनी नोटबुक में उतार रहा है WAS वॉज। इस तरीके से आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देना, इस तरीके से जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं बच्चे को क्या है, डिसग्राफिया है। देखिए एक मूवी है तारे ज़मीन पर, अगर आप लोगों ने वो देखी होगी ना तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। उसमें एक छोटा सा बच्चा है ईशान अवस्थी करके, तो उसको भी डिसग्राफिया होता है क्योंकि वो इसी तरीके से लिखता है चीज़ों को। आप लोग ना ऐसी जो मूवीज़ होती हैं उन्हें ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीखने को भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसग्राफिया। उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब होता है जब बच्चे को गणित में गणना करने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई आपकी क्या कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है। ये तो आप वैसे ही कर लेंगे क्योंकि नाम से ही क्लियर है, डिसकैलकुलिया जब बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैथ्स में, तो हम कहेंगे बच्चे को क्या है, डिसकैलकुलिया है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति। जब बच्चे को भ्रम हो जाता है अपनी ही बॉडी के ऑर्गन को लेकर, वो भ्रम में पड़ जाता है, तो हम कहते हैं बच्चे को क्या है, डिसमॉर्फिया है। याद रखेंगे क्या है, डिसमॉर्फिया है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, बोलने से संबंधित विकार। जब बच्चे को बोलने में दिक्कत आती है या फिर वो सही चीज़ें नहीं बोल पाता है तो हम कहते हैं बच्चे को क्या है, डिस्फेजिया है, ठीक है। याद रखेंगे, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ से। नेक्स्ट आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, यानी कि बच्चे की बॉडी पार्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम कहते हैं बच्चे को जो विकार है वो है डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट आता है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब होता है तनाव। जब बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, तो हम कहते हैं बच्चे को जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, डिस्थीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अमनेशिया। अमनेशिया क्या होता है, भूलने से संबंधित बीमारी होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चा चीज़ों को भूल जाता है बहुत ही कम टाइम में, जैसे आपने अभी उसको कुछ बताया, थोड़ी देर बाद वो उसको भूल जाएगा। तो जो भूलने से संबंधित बीमारी है वो क्या है, आपकी अमनेशिया है। इसी तरीके से एक और आती है जिसका नाम है सोलालोक। सोलालोक क्या होता है, नींद में चलना। जब बच्चा नींद में चलता है तो हम कहते हैं बच्चे को क्या है, सोलालोक है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। इस टॉपिक में इतने ही आपके आते हैं, बाकी ये नोट्स में है जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। आप लोग नोट्स जिन्होंने भी लिए होंगे उन्होंने देखा होगा, ये नोट से ही उठाकर मैंने आपको ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। अब एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। अभी जो हमने एक टॉपिक पढ़ा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अधिगम अक्षमताएं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आप देखिए, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। यहाँ पर डिसलेक्सिया पूछ लिया गया है, हिंदी में इसको डिसलेक्सिया भी कहते हैं और पठन वैकल्य भी कहते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं बच्चे को क्या है, आपका डिसलेक्सिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहला है ऑप्शन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, न्यून अवधान विकार, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। अपसारी चिंतन, चिंतन से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। और ये कह रहा है पढ़ने में धारा प्रवाहिता, यानी कि फ्लुएंटली वो पढ़ता है, वो नहीं पढ़ पाता है। पठन वैकल्य में हमने क्या पढ़ा डिसलेक्सिया में, कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, और ऐसा ऑप्शन हमको थर्ड में दिख रहा है। देखिए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी कि बच्चा अच्छे से फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर हम कुछ दिनों पहले ही वैसे सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी जो टॉपिक पढ़ाया उसको रिलेट करने के लिए मैंने ये आपको क्वेश्चन करवा दिया है, ताकि आप लोग इस तरीके से रिलेट कर पाएँ। यहाँ पर लिखा है ना कि धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, मतलब बच्चा फ्लुएंटली चीज़ों को नहीं पढ़ पाता है। और अभी हमने पढ़ा था जब पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो वो क्या होता है, आपका डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अभी ये तो पठन वैकल्य हो गया, ऐसे ही आपका डिसलेक्सिया के बाद आता है डिसग्राफिया, जिसे हम लेखन वैकल्य के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, डिसग्राफिया, जिसमें क्या होता है बच्चे को
लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। और आपको आज की क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास पसंद आई या फिर नहीं आई, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हुए या फिर नहीं हुए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी नोट्स लिया हुआ है, जिनकी पेमेंट हो गई है लेकिन नोट्स अभी उन्हें नहीं मिल पाया है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम सभी को जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाते हुए चलिए। आज जो है सभी स्टूडेंट्स को नोट्स सेंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। नोट्स आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी जिन स्टूडेंट्स को नोट्स परचेज़ करना है वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोट्स बनाया है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बना है। जिन भी कैंडिडेट ने बाय किया है ना, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पर सीटेट की नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।